जाहिर है मुद्दा विकास का है और तमाम राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अपनी पैठ कोई बचाने में लगा है तो कोई बनाने में लगा, और यही वजह है कि ये स्थिति, ये टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। और क्या होगा हरियाणा का, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। एक बार फिर अपने माननीय जितने हमारे मेहमान हैं उन सबों के पास रुख करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या क्या राय है, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, और जो चर्चा चल रही थी, जो बहस चल रही थी आपस में, उसे जारी रखते हैं। सुमन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है अब कांग्रेस की रणनीति इसके बाद क्या होगी, कैसे होगी, आगे कैसे बढ़ेगा ये तो? देखिए, कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट और बिल्कुल स्वच्छ है। जी क्लियर मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज जनता ने ये मान लिया है कि भाई हमेशा से ही जिस तरीके से चुनाव में एक ईमानदारी छवि जो है वो कांग्रेस पार्टी में, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि रही है जी ईमानदारी की, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जनता के जो उनके रूप हैं, जिस तरीके से जनता चाहती है वही राज सत्ता, वही बनाकर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता को देंगे और जनता की जो सुमन इच्छाएं जी, हैं लेकिन उसी लेकिन तरीके आपने से अभी पूरी दीपेंद्र जी करेंगे। को भी सुना और साथ ही साथ कुलदीप जी को भी सुना। जी एक तरफ नरमी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ दुहाई जिसे कह सकते हैं कि वो दे रहे हैं इस तरह की कि बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप, क्या लगता है इससे राजनीति चल जाएगी आगे, आपको वोट मिल जाएंगे? नहीं, देखिए ये तो सबका अपना अलग अलग नजरिया है कि गर्मी से बात करे या किस जी तरीके से बात की, परंतु बात होती जनता के हित की। कोई भी नेता, अगर कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो जनता के हित के लिए काम करते हैं और स्पष्टता के साथ, और मुझे ये पूरा दावा कि ईमानदारी और स्पष्टता कांग्रेस के नेताओं में पूर्ण तौर से है और आगे भी दिखेगी। कमल जी, आप क्या मानते हैं इस पर? क्या इनका जो दावा है वो बिल्कुल सही है, कांग्रेस बिल्कुल सही जा रही है? देखिए, कांग्रेस के जो आज हालात है वो देश जी के अंदर सब लोगों के, आप सबके सामने हैं। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कांग्रेस के लिए कि जी कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, एक दिन जा बिकेगी वो सरेआं बाजार में। तो वो समय आ गया है। जी बिल्कुल। बहुत जल्द इस देश की जनता को समझ में आ गया कि कांग्रेस ने क्या खेल पूरे देश के अंदर खेला है, जी और बिल्कुल जो पर्दा था वो इनके ऊपर से उठ चुका है। जी आने बिल्कुल। वाला समय भारतीय जनता पार्टी का समय है, नरेंद्र मोदी जी का समय है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश के अंदर और विशेषकर हरियाणा के अंदर जी लोगों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस प्रकार से रुझान बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के लिए बिल्कुल सक्षम है, तैयार है, और बूथ स्तर का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारियों में लगा हुआ है। और निश्चित रूप से जी मैं कह सकता हूं आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री होंगे, और देश के अंदर एक खुशहाली चलिए, मतलब आपको देखने को मिलेगी। आप ये मानते हैं कि बदलाव बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और बदलाव किस रूप में देखने को मिलेगा ये वक्त पर निर्भर करता है। फिलहाल हमारे साथ बदलाव का जो जी बताया मैंने आपको, जी इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जी गुजरात, मध्य प्रदेश और जितने भी प्रांत हमारी सरकारें हैं, उसी तर्ज के ऊपर पूरे देश के अंदर काम किया जाएगा और एक सुशासन जी देश के अंदर लाया जाएगा। चलिए, सुशासन की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अगर सुशासन आता है तो उसकी ज़रूरत भी है देश में। और फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सभापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। सुदेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है पुराना गणित ज़्यादा मजबूत दिखता है या कि नए समीकरण जो बन रहे हैं वो ज़्यादा अहम है? देखिए नितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा जी कि जो आपने ये पैनल बिठाई है इसमें आपको पुराना गणित तो है जी लेकिन नए गणित वाले लोग नहीं हैं। जी तो कहीं आगे से इस चीज का ख्याल जरूर रखें कि नए गणित वाले लोग भी इस चर्चा के अंदर शामिल हों। जी पहली बात। दूसरी बात कि जो पुराना गणित है, जी आज पुराने गणित को नए गणित ने चुनौती दे दी है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो यही बात है कि नया गणित जो है पुराने गणित को चुनौती दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है जी क्योंकि पुराने गणित ने, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो लोकदल रही, चाहे वो हजका रही, चाहे वो भाजपा रही, जी इन्होंने सभी ने कहीं ना कहीं कुशासन, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं अनियमितताएं जो हैं वो हुई हैं जी। और इनको भी पता है। इसलिए तो नया गणित उभर रहा है हरियाणा के अंदर। सभापा भाकियू की स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पर? मैं वही बताना चाहता हूं कि जी हरियाणा के अंदर समस्त भारतीय पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए पिछले 5 साल से काम कर रही है जी और इन्हीं दलों के साथ चुनौती देने के लिए काम कर रही है। और इन्हीं दलों को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनौती दे दी
और इसके साथ साथ मैं आपको ये जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, जी। इन्होंने भी ये फैसला लिया कि भाई इन पुराने जो समीकरण है इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनको भी राजनीति में आना पड़ेगा। तो इन्होंने भी राजनीति में आने का फैसला लिया और इन्होंने समस्त भारतीय पार्टी के साथ चलने का फैसला लिया, क्योंकि इनको ये पता है कि समस्त भारतीय पार्टी स्वच्छ छवि की पार्टी है और उसी तरीके से काम करना चाहती है। इसके साथ एक और समीकरण है, यहाँ पर बहुत से निर्दलीय विधायक हैं जिनका कि अपना गणित है और वो भी जोर मार रहे हैं। और जो राव इंद्रजीत जी का जो यहाँ पे उनका हिसाब ही क्लियर नहीं होता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो उनका अपना गणित है। तो लेकिन ये जो सारी फोर्सेज हैं, समस्त भारतीय पार्टी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, राव इंद्रजीत सिंह, इंसाफ मंच, ये जो नया गणित है हरियाणा की राजनीति को, ये नया गणित बदलेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए, इस तमाम जानकारी का, इस तमाम चर्चा का आपके साथ हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि ये कह रहे थे कि नया समीकरण जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावी होगा। दहिया जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए, पहली बात तो मैं अग्रवाल साहब का धन्यवाद करता हूं जी कि वो भी पिछले 5 सालों से इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए लगे हुए हैं और अब वे सही मायनों में हरियाणा की जनता के साथ जुड़ चुके हैं जी। और उन्होंने भी एक कांग्रेस विरोध का झंडा बुलंद किया है और आईएनएलडी का एक स्पष्ट हमारा वो है, जो भी कांग्रेस का विरोध करेगा, कांग्रेस को भ्रष्ट कांग्रेस को देश से निकालने का काम करेगा, वो उसका हम पूरे तहे दिल से सम्मान करते हैं जी। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की, आप ये कह रहे थे सुमन जी की मजबूत है जी। मजबूत की स्थिति तो वो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सकती, वो इकाई के अंदर ही रहेगी हरियाणा में। क्योंकि आप देख लीजिए दिल्ली में जी 11% जी 8 सीटें आई हैं, राजस्थान में 11% 21 सीटें आई हैं। आपने भी तो एमपी में चुनाव लड़ा था दिल्ली में, आपकी सीटों का क्या एमपी हुआ? में हमने सुमन जी सुन लेते हैं पहले। सुमन जी पहले इनकी सुन लेते हैं। एमपी में 11% जी। यानी इस हिंदुस्तान की जनता मन बना चुकी है कि इनेलो कांग्रेस से पार्टी पीछा अपना छुड़वाने कम बताती है, का। और दूसरों का 11% ज्यादा में बताती है। अगर हम यही आंकड़ा मान ले, पूरे भारतवर्ष का वोटरों का मिजाज जान ले, तो 11% का हमारा आंकड़ा बनता है 8 या 9। तो 8 से नीचे यानी दहाई का आंकड़ा जो पहले चौधरी देवलाल जी के समय में हुआ था, अब 4 अर्थी उठाने वाले, 1 रोने वाली, 5 आए थे। अब की बार तो रोने वाली भी साथ नहीं आएगी, अब की बार तो अर्थी भी किराए के आदमियों से इन्होंने उठानी पड़ेगी। दहिया जी, वक्त कम है, संक्षेप में पहले राजेश जी को जान लेते हैं, उनका क्या कहना है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आप आगे आएंगे? सर, हमारे पूरे हरियाणा की जनता ने राव इंद्रजीत सिंह जी, जो 36 साल से लगातार सार्वजनिक जीवन में है और उनके ऊपर इस काली कोठरी में भी आज तक कोई आरोप नहीं लगा है और वो क्षेत्र के हरियाणा के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, विजनरी हैं। और उसके विजनरी का सबसे बड़ा ये है, दुनिया का तीसरा है रक्षा विश्वविद्यालय, वो उन्होंने अपने हरियाणा में स्थापित करवाया है। दूसरी बात, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस की देन है। राव इंद्रजीत सिंह को लोगों ने, पूरे हरियाणा के लोग उनके साथ हैं और पूरे सबको ये उम्मीद है कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में एक मजबूत विकल्प देंगे और पूरा हरियाणा खुशहाल होगा और भय मुक्त प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और इस कांग्रेस के काले राज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और हरियाणा से और देश से कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसी प्रयास में राव इंद्रजीत सिंह लगे हुए हैं और उनका एक ही वो उद्देश्य है कि किस तरह पूरे हरियाणा का बिल्कुल समुचित विकास हो, जहां कोई क्षेत्रवाद ना हो, भाई भतीजावाद। राजेश जी, लेकिन मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं वो अक्सर दक्षिण हरियाणा के उठाए, पूरे हरियाणा के मुद्दे शायद ही उन्होंने उठाए कभी। देखिए, वो पूरे हरियाणा के मुद्दे हैं, लेकिन क्या है कि उसको पूरे, क्योंकि वो दक्षिणी हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं कि गुड़गांव के अंदर, रोहतक जिले और सोनीपत जिले और झज्जर जिले के अंदर 3 IIT की स्थापना की गई है, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। लेकिन बाकी 18 जिलों में क्या ये खोले नहीं जा सकते थे? राव इंद्रजीत सिंह यही आवाज उठा रहे हैं कि क्या इन 3 जिलों का ये अधिकार है? क्या किया ये बताइए ना। जी दहिया जी, बहुत संक्षेप में और दूसरा बहुत संक्षेप में। हाँ, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल। देखिए, ये हरियाणा की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो मुख्यमंत्री जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा के साथ एक
ऐसा खेल खेला है हरियाणा के लोगों के साथ, क्योंकि इस IIT में जो एडमिशन होगा वो हरियाणा के बच्चों का नहीं होगा जी। वहाँ की मेरिट लिस्ट आती है 99%, 98%, 100%। चलिए अब क्या होगा, अब क्या होगा हरियाणा का? दहिया जी वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। कोई भी कॉलेज है, शिक्षण संस्थान, सुमन जी, सभी में मेरिट लिस्ट के ऊपर ही होते हैं। सुमन जी, दहिया साहब को यही नहीं पता, कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए, इनेलो ने तो अपने ही किए हैं सारे भर्ती, मेरिट लिस्ट तो है ही नहीं ना इनेलो के सुमन जी, खाते वक्त की में। कमी है, बस एक लाइन में हरियाणा का क्या होगा? देखिए हरियाणा में मैं यही बात क्लियर कर रही हूं कि हरियाणा में क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने कार्य किए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम किए हैं, इसमें नो डाउट कि दूसरी पार्टियां जितने भी हैं इनका कोई वजूद चलिए आज नहीं है। कांग्रेस आगे जी, कांग्रेस आगे। दहिया जी एक लाइन में क्या होगा हरियाणा का? हरियाणा का हमारा INLD का मिशन है जी +50। जी, हमारा समझौता जनता के साथ है जी। और जनता आप तो हरियाणा- दुनिया से हरियाणा- समझौता जी। करते फिर रहे हैं, NLD को आप तो देश सबको के साथ नौते है। दे रहे हैं, नवयुवक हमारा- आपके पास तो अपनी इनेलो स्टैंडिंग ही नहीं है, इनेलो के पास तो राजेश जी, कभी राजेश जी, इंद्रजीत जी आपके को हिसाब बुला से- रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे सुमन जी, हैं, कभी सुमन कह जी, रहे हैं ये बस महागठबंधन वक्त की बनाइए। कमी है। राजेश जी एक लाइन में क्या होगा हरियाणा का? देखिए हरियाणा की जनता राव इंद्रजीत सिंह जैसे ईमानदार व्यक्तित्व के नेतृत्व में अपनी आस्था जता चुकी जी। हैं और राव इंद्रजीत सिंह इस बार हरियाणा में एक बहुत मजबूत विकल्प देंगे और सुशासन देंगे चलिए और एक कांग्रेस को जड़ से चलिए उखाड़ सुशासन फेंकेंगे। की बात, कमल जी क्या होगा हरियाणा का? आपसे जानना चाहूंगा। इस देश की जनता और विशेषकर हरियाणा की जनता पिछले लगभग 9 सालों से जो इस हरियाणा के अंदर एक गूंगी बहरी सरकार चली आ रही है उससे निजात पाना चाहती है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इसका ऑल्टरनेट भारतीय जनता पार्टी ही है। और निश्चित रूप से इस देश की जनता और हरियाणा की जनता विशेषकर आने वाले समय में आप चुनाव के समय देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से यहाँ बनवाएगी। चलिए आप तमाम दलों का ये आप तमाम दलों का ये आप दावा है, देखिए अपना पैरों के लिए तमाम दलों का भ्रष्टाचार- ये दावा है कि उनकी बिल्कुल वक्त अब नहीं है। आप लोग को फिर एक मौका दिया जाएगा, प्लीज वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो चर्चा बिल्कुल अब एक बार फिर आप लोग को मौका मिलेगा, फिर एक कार्यक्रम किया जाएगा, इस पर फिर आप लोग को चर्चा के लिए बुलाऊंगा मैं, और तब फिर आप लोगों की राय सुनी जाएगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अभी जो मौजूदा स्थिति, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो यही दिख रही है कि तमाम दल जो यहाँ पर मौजूद थे अभी हमारे पास, उन सबों ने ये दावा किया है कि सरकार उनकी बनेगी, जो अगली सरकार होगी। लेकिन नया दल, नए समीकरण और बहुत कुछ है जो कि भविष्य के गर्त में है, उनमें भी देखना होगा जनता क्या फैसला लेती है, ये सबसे अहम होगा। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।